4 दिसंबर को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर हो सकते हैं निर्णय। कई विभागों के प्रस्ताव भी बैठक में आएंगे। मुख्य सचिव ने लिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का जायजा। एफआरआई परिसर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए तैयारी पूरा करने के दिशा निर्देश। रेड होल माइनर्स सहित बचाव कर्मियों को 1 महीने का वेतन देंगे कांग्रेस विधायक। पार्टी करेगी सम्मानित। कहा, जाति धर्म से उठकर रेट माइनर्स ने किया काम। टनल में फंसे गब्बर सिंह का कोटद्वार पहुंचने पर हुआ स्वागत। स्थानीय जनता ने ढोल नगाड़े के साथ किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी का जताया आभार। नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोथियाल, पीसी चीफ करण माहरा ने सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर संयुक्त प्रेस वार्ता की। वहीं सीएलपी लीडर यशपाल आर, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक रवि बहादुर, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ऑनलाइन पत्रकार वार्ता से जुड़े। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सिलक्यारा टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन सफल रहा। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों से लेकर ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सम्मानित एजेंसियों के काम की भी प्रशंसा की और इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने विशेष रूप से रेट होल माइनर्स को विशेष तौर पर बधाई देते हुए कहा कि जब ऑगर मशीन फेल हो गई थी तब चिंताजनक हालात बन गए थे, लेकिन रेट होल माइनर्स ने अभूतपूर्व कार्य को अंजाम दिया है। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया और उनको सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि रेट होल माइनर्स को कांग्रेस पार्टी सम्मानित करेगी और सभी विधायक अपना 1 माह का वेतन देकर रेट होल माइनर्स को सम्मानित करेंगे, क्योंकि ये धन का सवाल नहीं बल्कि हमारा दायित्व है। इसलिए कृतज्ञ राज्य की भावना को प्रदर्शित करने के लिए सीएलपी ने यह निर्णय लिया है। निर्देशित भी किया और हम लोगों से राय ली, जिसमें तय किया गया कि विधायकगण अपने 1 महीने की सैलरी और जो पूर्व विधायकगण है और हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएंगे और जिससे जो मूसक जो श्रमिक हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि वरुण अधिकारी नाम का जो नवयुवक था जिसने ये राय दी और जिस पर ये काम हुआ उसको भी सम्मानित किया जाए। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में कि रेहड़ी की घटना से हमने कोई सबक नहीं सीखा। सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए थे वो इन टनल्स में नहीं थे, वो हमको सबक लेना चाहिए। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। डोईवाला में जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर देहरादून तक लोक निर्माण विभाग सड़कों को दुरुस्त कर रहा है। वहीं MDDA बाजार और दीवारों की साज सज्जा के साथ सौंदर्यीकरण में जुटा हुआ है। उपचुनाधिकारी अपर्णा डूंडियाल ने तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी विभागों को कल शाम तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इनको आज और कल का टाइम दिया है, जिसमें हम लोग बोर्ड्स चेंज कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण का अन्य काम कर रहे हैं और एक सेंट्रल मीडियन तैयार कर रहे हैं। निर्देश यही है कि कल तक मैक्सिमम हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट। उसमें लगभग पूरा काम हो चुका है। लास्ट का एक फिनिशिंग पैचेस जो बचे हैं उसको आज हम निरीक्षण करके वो ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं और उसके निरीक्षण में जो भी पाया जा रहा है ऑन द स्पॉट इनको वो रेक्टिफाई करने को बोल। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार सेवानिवृत्त हो गए हैं और अशोक कुमार ने हरिद्वार में 2 बार एसएसपी के पद पर रहते हुए क्राइम को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ कई सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर पुलिस की छवि को बेहतर करने का कार्य भी किया था। अशोक कुमार के कुशल व्यवहार के कारण हरिद्वार के लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। हरिद्वार में अशोक कुमार के सम्मान में कई सामाजिक संस्थाओं ने सम्मान कार्यक्रम किए।
कार्यक्रम में अशोक कुमार ने भावुक होकर कहा कि हरिद्वार से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। 2 बार हरिद्वार एसएसपी रहने के साथ आईजी गढ़वाल भी रहा। पुलिस में 34 साल से ज़्यादा कार्य करने का मौका मिला है। मैंने इस कार्य को जिया है। वासी आए हैं, विभिन्न वर्गों के लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हरिद्वार से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। 2 बार मैं एसएसपी हरिद्वार रहा हूँ, आईजी गढ़वाल भी रहा हूँ। तो जैसे एक हमारे सर्विस के 34.5 साल के बाद कल मेरा आखिरी दिन है, तो लोगों के, हरिद्वार के लोगों के बीच आकर के अच्छा लगा। लोगों ने सम्मान दिया और जैसा मैंने कहा कि हमेशा मैं सख्त और संवेदनशील पुलिस को जिया हूँ कि अपराधियों के प्रति सख्त होनी चाहिए पुलिस, आम आदमी के प्रति मित्रवत होनी चाहिए और विक्टिम के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है, जिसके लिए मुख्य सचिव उत्तराखंड एसएस संधू ने FRI परिसर पहुंचकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था, अतिथियों के आवागमन के लिए रूट प्लान और कार्यक्रम परिसर में की जा रही तैयारियों को लेकर जैसे बैठने की व्यवस्था, जलपान, भोजन, पार्किंग स्थल समेत अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को कार्य पूर्ण करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि आवागमन के रूट समेत सभी व्यवस्थाओं को सुगम बनाया जाए। उत्तरकाशी जनपद के सीमावर्ती गांव ठांडी के मास्टर शेफ टीकाराम सिंह विदेशों में उत्तराखंड के पारंपरिक भोज को प्रमोट कर रहे हैं। उनके द्वारा मंडवा, झंगोरा, बिच्छू घास, रामदाना से तैयार किए गए भोज की पूरे यूरोप में भारी डिमांड है। टीकाराम सिंह को कई इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। टीकाराम का कहना है कि उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन के लिए उन्होंने यूरोप के लोगों के लिए स्पेशल मेन्यू तैयार किया है। यूरोप के लोग हफ्ते में एक बार जरूर इसका आनंद लेते हैं और इनके मेन्यू में पारंपरिक गढ़वाली भोजन, जिसे लोग लगभग भूल चुके हैं, में फ्यूजन डालकर इसे यूरोप का सबसे पसंदीदा भोजन बना दिया है। बता दें कि G20 सम्मेलन में भारत की तरफ से भी उत्तराखंड के भोज को सभी देशों के प्रतिनिधियों को इन्हीं के हाथों परोसा गया था और यूरोप में जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले मास्टर शेफ टीकाराम सिंह को गढ़वाली भोजन बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मिलेट्स ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। हम तो 2017 से कर रहे हैं और मैं हिंदुस्तान से जब फॉरेन में गया तो देखा मैंने कि बहुत सारे जो खाने हैं बहुत फेमस है। हमने सोचा क्योंकि हमारा जो खाना है पौष्टिकता के साथ बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, तो मैंने बहुत सारी डिशों का इनोवेशन किया और अपने मेनू में डाला। जहाँ पे मैं अभी कार्य कर रहा हूँ वहाँ पे मैंने एक हेल्थी कॉर्नर के नाम से मेनू में चीज़ों को डाला है। हमारा आगे प्रयास भी है कि हम अपने जो उत्तराखंड का जो खाना है उसको हम विश्व पटल पे ले जाएंगे। एक दिन हमारे उत्तराखंड के खाने। चंपावत जिले में आजकल सीट्रस फलों की भरमार है और जिले में सीट्रस फलों के पेड़ माल्टा, नींबू, संतरे आदि से लदे पड़े हैं। वहीं उद्यान विभाग ने जिले के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सीट्रस फलों को खरीदने की तैयारी कर ली है। जिला उद्यान अधिकारी TN पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 4 ब्लॉकों में 1107 हेक्टेयर में सीट्रस फलों की पैदावार होती है। DHO TN पांडे ने कहा कि पिछले वर्ष शासन ने माल्टा 8 रुपए प्रति किलो और नींबू 5 रुपए प्रति किलो का समर्थन मूल्य तय किया था। इस वर्ष माल्टा 9 रुपए और नींबू 6 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य तय कर शासन को भेजा गया है, जिसके बाद उद्यान विभाग 4 ब्लॉकों में क्रय केंद्र स्थापित कर सीट्रस फलों की खरीदी शुरू कर क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाएगा। के चारों विकास खंडों में 1107 हेक्टेयर में नींबू प्रजाति यानी पहाड़ी नींबू, माल्टा, गलगल का इतने क्षेत्रफल में हम उद्यान है और जिसमें 2142 मैट्रिक टन का अनुमानित उत्पादन है। और इसके जो रेट थे गत वर्ष हमारे समर्थन मूल्य शासन से निर्धारित था। माल्टा के लिए 8 रुपया प्रति किलो और नींबू के लिए 5 रुपया। इस वर्ष 9 रुपया माल्टा का और 6 रुपया नींबू गलगल का रेट शासन को प्रस्तावित किया गया है
और उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर शासन से ये दर निर्धारित हो जाएगा, किसान बंधु इसका लाभ। उत्तराखंड के खटीमा से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद वे अपने घर वापस लौट कर आ गया। दरअसल मामला खटीमा के ग्रामीण क्षेत्र श्रीपुर बिछुआ का है, जहां नवीन भट्ट नाम का व्यक्ति जो कुछ दिनों से घर से लापता था, लेकिन घर वालों को सूचना मिली कि पास के अस्पताल में उसकी डेड बॉडी है, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया और अस्पताल पहुंचकर शव को घर ले आए। परिवार ने पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया, लेकिन कुछ दिन बाद नवीन के घर वापस आने से अजीब सी स्थिति बन गई, जिसमें घर वाले अपने बेटे के वापस आने से खुश भी हैं और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर असमंजस में भी हैं। अभी अच्छा ही लगा है बाबू, मेरा बेटा मेरे साथ है। मतलब इसी शक्ल से वहाँ मिली तो उस समय ले आए उसको, उसका अंतिम संस्कार जैसे करते हैं करा हमने। तो 7 दिन मेरा लड़के का फ़ोन आया, वहाँ से वीडियो कॉल करी किसी ने, तो छोटे वाले ने कहा इधर आओ। हमने कहा क्या है, वो तो जिंदा है। कहाँ से, अरे तू ऐसी बात क्यों करता है। फिर उसने इधर उधर करके वीडियो कॉल करी तो इसकी फ़ोटो दिखी उसमें। मैंने कहा नवीन, हाँ कहा। इसने मेरे से पहला इजा कहा, मैंने बाबू तूने क्या हुआ है, तू तो मर गया। हमने तो ये तेरे लड़के की फ़ोटो दे, ऐसे बाल हाल काट के ये घर में बैठे हैं, ऐसे कहा। घर आने को बोला तो कोई घर से गए कार लेके, इसका भाई गया, 2-3 बगल के गए, इसको उठा के घर लाए। सूचना मेरे को सभापति के थ्रू बाहर से मेरे को सूचना मिली कि मतलब ऐसी ऐसी बात है। नवीन चंद्र भट्ट और धर्मानंद भट्ट श्रीपुर बिछुआ मजरा फार्म में वो एड्रेस भी दिया था। इस इलाके में इस नाम का दूसरा आदमी भी नहीं है कोई मेरे अलावा। और मेरा लड़का 1.5 साल से हमारे साथ कोई संपर्क नहीं था उसका। तो वहाँ से ये मैसेज मिली तो मैंने कहा यही। फिर जब हम वहाँ लाश लेने को गए तो मुझे दिखाया तो मिलती जुलती शक्ल मिली उनकी, तो मैं ले आया। उसका अंतिम संस्कार मैंने कर दिया। और जो बच्चा मेरे पास आया उसको देख के मतलब मेरे को काफ़ी अभी शांति भी है, दुख भी है। घर से चले गया। 1-1.5 साल से मेरे से घर से कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुका नहीं था। मैं काम करता था होटल पे, तो वहाँ किसी ने अफवाह फैला दी, बोला नवीन तुम तो मर गया। मैंने कहा नहीं भाई सर, मैं तो मास्टर में जिंदा हूँ। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के जनपद उत्तरकाशी के NIM में राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा जनपद के व्यापारियों को OMU प्रमाण पत्र सौंपे गए। बता दें कि जनपद में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय उद्यमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्तराखंड सरकार द्वारा सीमांत जनपद में उद्योगों को बढ़ावा देने के इस प्रयास से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने घर घर जाकर, हमारा एक सीमांत जनपद उत्तरकाशी जनपद है, और घर घर में जाके जो है सरकार ने जितने भी इन्वेस्टर हैं उनकी सूद ली है और उनको हर टाइप की वो सुविधा मुहैया कराई है जिसमें वो अपना जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे मिनिस्टर सर ने मेरे को बुलाया और यहाँ पे GM DIC मैडम ने हमको बुलाया, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जो हमारा मिनी कॉन्क्लेव हो रहा है इन्वेस्टर समिट में, उसमें कि किस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने टिहरी में भी किया है और यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये उद्यमी विकास से संबंधित और जितने भी हमारे जनपद उत्तरकाशी के जो निवेश करने वाले थे, उसमें आज लगातार लोगों के अंदर एक भावना जागी, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का, कि किस तरह से पहाड़ों पे छोटे छोटे उद्यमियों को और कैसे उनकी सहायता की जाए, उसके लिए लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रयास सार्थक जमीन पर और धरातल पर दिख रहा है। देहरादून में इन्वेस्टर समिट होनी है और पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में ये मिनी कॉन्क्लेव करके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जो हमारे बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ साथ स्थानीय इन्वेस्टर्स को भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट करें। उसमें छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सभी को हम लोग आग्रह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 250 करोड़ का रखा था, और जैसा उनका देश भर में जाना और विदेशों में जाना, 250 करोड़ से ज़्यादा MOUs हो चुके हैं
और उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तो थोड़ा समय है, उसमें और भी बढ़ेगा। उत्तरकाशी के संगम चट्टी स्थित एक रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़की का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका पिछले 1 साल से रिजॉर्ट में काम कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं ग्रामीणों ने इस मामले में फॉरेंसिक जांच की भी मांग की है। हमें फोन के माध्यम से सूचना मिली है, तो हम यहाँ उत्तरकाशी से उस घटनास्थल पे गए। तो वहाँ पे जब हमने देखा घटनास्थल पे, तो जो वहाँ पे मृतक थी उसका सब वहाँ पे लटका हुआ था। जो लटका हुआ सब है उसकी कंडीशन इस तरीके से क्रिटिकल लग रही थी कि मतलब वो एक सुसाइड नहीं लग रहा था, मतलब एक बनाया हुआ इस तरीके से जो लग रहा था कि किसी ने ये जानबूझ के किया है इसके साथ। अभी तो हम इसको स्पष्ट नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे जो हमारी पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट आई, तो हम ये चाहते हैं कि जो ये घटना हुई है, इस घटना में शासन प्रशासन अपनी तरफ से निष्पक्ष तरीके से जांच करे और जो भी इसमें आरोपी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन के रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें से एक नाम गब्बर सिंह का भी है, जो कोटद्वार के रहने वाले हैं। टनल से बाहर निकालने के बाद जब गब्बर सिंह अपने गांव कोटद्वार पहुंचे तो गांव वालों ने ढोल बाजों के साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। टनल से सुरक्षित बाहर आने पर गब्बर सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया और साथ ही अपने गांव वालों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने टनल में फंसे मजदूरों के लिए दुआएं मांगी और उनके वापस आने पर फिर से दिवाली मनाई। जिस तरह ये दिवाली आज यहाँ पे मन रही है, हम बाहर आ रहे थे, उस टाइम भी पूरा दिवाली का माहौल था, क्योंकि उस दिन दिवाली का ही दिन था। दिवाली के दिन था, सब लोग दिवाली मनाने के चक्कर में सभी लोग इसीलिए सब लोग बाहर गए थे। मेरे कुछ साथी लोग भी थे जो वहाँ के लोकल थे, उन्होंने बोले, हमारे इंजीनियर्स भी थे, उन्होंने हमसे कहा था कि हम लोग जो है नेगी साहब हम जा रहे हैं, आप थोड़ा देख लेना। तो मैं बोला ठीक है, आप लोगों का घर पास में, आप लोग जाइए, आप लोग दिवाली मनाइए, फिर हम लोग बाहर आएंगे तो साथियों को और उनके साथ में दिवाली मनाएंगे। लेकिन क्या है, तो कुदरत का करिश्मा है, कब क्या हो जाए किसी को पता, ये ईश्वर की देन है। एक तरफ तो सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ प्रशासनिक उदासीनता के चलते खेल प्रतिभाओं को खेलने के लिए बेहतर संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनपद उत्तरकाशी के आजाद मैदान की, जो कि अपने नाम के साथ ही आजाद दिखाई दे रहा है। रखरखाव के अभाव में मैदान की हालत दयनीय हो गई है। मैदान में अस्थायी पार्किंग हो रही है, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, आवारा जानवरों का बसेरा खेल मैदान बन गया है। मैदान में कभी मेला तो कभी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। बरसात के दिनों में मैदान में कीचड़ हो रही है। बता दें कि कुछ समय पहले नगर पालिका ने मैदान में लाखों रुपए की लागत से घास भी लगाई थी, पर घास कौन खा गया, इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता के चलते मैदान आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। साथ ही खेल प्रतिभाओं को भी खेलने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। फील्ड या मैदान की अगर मैं बात करूं तो इसकी दिशा और दशा इतनी खराब चल रही है। मैदान की अगर मैं बात करूं तो इतने यहाँ पर नगर पालिका हो, शासन प्रशासन हो, इसी फील्ड में आते हैं। पूरी इसकी जो है अगर देखा जाए चारों तरफ तो पार्किंग हो गई है और पूरे जो है शहर के जितने भी जानवर वो यहाँ पर आते हैं, पूरे गड्ढे गड्ढे कर दिए। अगर मैं बात करूँ रेनी सीजन की, जब बरसात होती है तो बरसात में यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा जो कीचड़ कीचड़ हो जाता है। और आज के डेट में यहाँ पर जो पूरी धूल है, अगर मैं बात करूँ तो कुछ साल पहले यहाँ पर 30 लाख की घास लगाई गई थी नगर पालिका के द्वारा, लेकिन वो 30 लाख की घास कहाँ चली गई, ये जानवर चर गए या खुद नगर पालिका खा गई, कहना बड़ा टफ है। क्योंकि कई बार यहाँ पर जो शासन प्रशासन को अवगत भी किया गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत खराब हो रखा है सर, घास लगी हुई थी। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ क्या हाल हो रखा है, फील्ड में गाड़ी हो रखी है। नगर पालिका की देखो, अब पर्ची डेली काटते हैं। बहुत बड़ी कमजोरी है प्रशासन की, इसके बारे में तो कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि इसके लिए कई बार प्रयास किए गए, कई संगठनों के द्वारा भी प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं होता है। एक तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शहर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पार्किंग के चलते भी इसमें जो है बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और जिसमें कि मैं तो जहाँ तक समझता हूँ नगर प्रशासन का, नगर पालिका का इसमें बहुत बड़ा कारण है। ये जो है अंडरटेकिंग भी नगर पालिका के है, तो नगर पालिका की ही कमजोरी कहूँगा मैं तो इसको। हम खेलते भी हैं इस मैदान में काफ़ी, और अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गया, गंदगी हो रही है, उधर भी गंदगी, चारों तरफ गंदगी। और जो ये व्यापारी हैं इनको
जगह थोड़ा कहीं पर एडजस्ट कीजिए कि वरना ये ऐसे ना घूमे, कभी उधर कॉलेज के पास, कभी इधर, कभी फील्ड में, कभी इधर भागते रहते हैं। ये भी बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको भी रोजगार चाहिए, सबको अपना परिवार पालना है। और बाकी इस फील्ड की बात रही तो इसमें हमेशा खेल कूद के लिए मैदान होना चाहिए। देखिए, रामलीला मैदान सबसे पहले तो लोगों को सोचना पड़ेगा ये हम सबका मैदान है और हम सबको ही रामलीला मैदान की फिक्र करनी पड़ेगी, तभी रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण संभव है। सबसे पहले तो हमारे पास अभी तक जो है पार्किंग की व्यवस्था की बहुत दिक्कत है, जिस वजह से जब सीजन आता है तो फिर हमें पार्किंग के लिए रामलीला मैदान खोलना पड़ता है और रामलीला मैदान की इसलिए थोड़ा ख़राब हो जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए रामलीला मैदान बहुत बेहतर तो नहीं रह पाया और रामलीला मैदान हमारे शहर का हार्ट है, उसको हम सबको सोचना चाहिए और सबको सोचना पड़ेगा, तभी उस रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण बच पाएगा। उत्तरकाशी का आज़ाद मैदान कहने को तो इसको आज़ाद मैदान कहा जा रहा है, लेकिन इस मैदान के बराबर गुलामी कहीं देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि जहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय जो बच्चे हैं जो कि कल के दिन खेल के रूप में एक बड़ी प्रतिभा के रूप में जो देश का नाम रोशन कर सकते हैं, उनको जो है खेलने के लिए जगह नहीं है। लेकिन चारों तरफ से यहाँ पे जो है गाड़ियाँ लगा दी गई है, घास यहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन वो घास कहाँ गई, जमीन पे कुछ नहीं दिख रही है। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो ठेलियाँ हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। जहाँ पे बच्चों को खेलना चाहिए था वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई है। जो बच्चे कल के दिन जो है भविष्य में खेल के रूप में जो एक बहुत बड़ी प्रतिभा हमारे देश के नाम रोशन कर सकते थे, लेकिन जो है आज उनके लिए खेलने के लिए कहीं जगह नहीं बची है। जिला मुख्यालय शासन प्रशासन के सामने जो ये जगह है और बहुत ही बुरे हाल है। दीपक नोटेल, IND24। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले दिनों अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया था। वहीं भगवानपुर क्षेत्र में 6 अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। HRDA के अधिकारियों का कहना है कि कई बार नोटिस के बाद भी भूमाफिया बिना नक्शा पास कराए ही अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यदि इसके बावजूद भी भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो पिछले दिनों अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया था। वहीं भगवानपुर क्षेत्र में 6 अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। तो प्राधिकरण की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में भी हड़कंप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि HRDA के अधिकारियों का कहना है कि कई बार नोटिस के बाद भी भूमाफिया बिना नक्शा पास कराए ही अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इसके बावजूद भी भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तृतीय चरण में जो है आज भगवानपुर तहसील के अंतर्गत हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 कॉलोनी पर कार्रवाई कर दी है और उसके बाद हमारा अभी 3-4 कॉलोनी का और भी टारगेट है और रुड़की क्षेत्रांतर्गत हमने अभी तक 9 कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। कुछ शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि जो है कॉलोनी टूटने के बाद, ध्वस्तीकरण के बाद भी फिर भी जो है भूमाफिया जो है फिर दोबारा से कॉलोनी में काम शुरू कर रहे हैं। तो हमने 5 के खिलाफ FIR भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। अभी हमारी फाइलों पर स्क्रूटनी चल रही है। जो भी हमारी भगवानपुर और रुड़की में तहसील में अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग की जा रही है उन पर स्क्रूटनी चल रही है और लगातार हम जो है ध्वस्तीकरण कार्रवाई में आदेश पारित करते हुए जो है कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।